अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कर देगा डिस्कनेक्शन हो जाएगा। हाँ वो तो होगा, वो तो लाजमी होगा। ये लो, 1 मिनट हम डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 मिनट से एडजस्ट करें। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करिए हम अपना काम। अच्छा जी, तमाम बच्चे कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन वाले भी। तो 1 मिनट में अपनी तस्वीर देखूं कैसी आ रही है, सही आ रही है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। पहली बात ये है बच्चों के, हम बात कर रहे थे। यार बात सुनना जरा, ये देखना, ये कैमरा इधर आ सकता है। पर्पस ये है कि मैं जरा इधर देखता हूँ तो वो कैमरे वालों को की तरफ रुचि रहेगी। कैमरे में देखने में सही हो रहा है। एडजस्ट कर दो थोड़ा। अच्छा, अब ये है कि फेसिंग मुझे बेहतर है। ओके बच्चों, अच्छा बात ये कर रहे थे हम कि जी, हमने एक छोटी सी इकोनॉमी बनाई। कॉन्सेप्ट का नाम था प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। हमने एक स्केड्यूल से डायग्राम बना ली। इस डायग्राम के एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिए थे? एयरप्लेन। तो हमने 0 1 2 3 4 इनको एक्स एक्सिस पे रख दिया, और दूसरे वाले जो हैं कार्स, उनको हमने वाई एक्सिस पे रख दिया। जैसे 0 10 16 19 एंड 20। हर एक को एक कॉम्बिनेशन बनाया। जैसे 0 और 20 का कॉम्बिनेशन एक बना, फिर 1 एंड 19 का एक कॉम्बिनेशन बना, फिर 2 एंड 16 का एक बना, फिर इसी तरह 10 और 3, और आखिरी वाला 4 एंड 0। हर एक को एक नाम दे दिया गया जो पहले से गिवन था, ए, बी, सी, डी और ई। जब हमने इन सबको कंबाइन किया तो हमारे पास एक कर्व आ गया जो कॉनकेव टू ओरिजिन है। कॉनकेव का मतलब ये है कि ऊपर को घुरा हुआ। और इसने शो किया कि जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है, जिसके अंदर मईशत के तमाम वसाइल को ऑप्टिमम यूज किया गया है, फुली एम्प्लॉयड किया गया है। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर सारे पॉइंट क्या हैं? शाबाश, एफिशिएंट है। लेकिन अगर हम इसके नीचे को पॉइंट लेते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हम वसाइल तो ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन हमें जो हासिल वसूल है वो कम हो रहा है। जैसे जी पर अगर देखा जाए तो डी के मुकाबले में एक जहाज कम है। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सी के मुकाबले में, 6 गाड़ियां कम है। जबकि हम सपोज कर चुके हैं कि वसाइल उतने ही लगे हैं, क्योंकि जितने थे सारे लगे हुए। तो फिर हम ज्यादा वसाइल लगा के कम क्यों लें?
इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि 300 रुपए किलो मैंगोज हैं, आपको अम्मी ने 600 रुपए दिया, आपने 600 के 600 लगा दिए, तो वसाइल तो पूरे यूज कर लिए, लेकिन मैंगो 1 किलो लेके आ गए। तो ये ऐसा ही है कि हम रिसोर्सेज ज्यादा लगाएं और गेन कम करें, राइट जी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो इससे बाहर निकल जाएं, जैसे एच पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि अनअटेनेबल है। उसकी वजह ये है कि इतने वसाइल हमारे पास है ही नहीं, ना इतनी लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना एंटरप्रेन्योरशिप है, ना कोई और फैक्टर, रिसोर्सेज नहीं। इसके लिए रिसोर्सेज हैं लेकिन ये आउटपुट कम है, इसलिए ये इनएफिशिएंट है। लेकिन फिर एफिशिएंट क्या है? एफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ पीपीसी पे आने वाले पॉइंट है, जो कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये सब हमारी अपनी चॉइस पे है। मैंने थोड़ा सा समझाया यूं था कि जो कौमें चाहती हैं कि वो सिर्फ जहाज बनाए, वो पॉइंट ई पे आ सकती हैं, और जो जापान की तरह चाहते हैं सिर्फ गाड़ियां बनाए, वो पॉइंट ए पे आ सकते हैं। और जो दरमियान में रहना चाहते हैं वो सी या डी पे आ सकते हैं, कि वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस, सारा कुछ खुद ही प्रोड्यूस करें, किसी से कुछ क्यों लें, राइट जी। अच्छा, एक बात तो हमारी ये हो गई थी कल। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमने ये कहा था कि देखो, मसला ये है कि जब तुम एक चीज को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज में कमी आ जाती है। ऐसा हमेशा तब होता है जब कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, यानी अगर x1 से x2 पे जाना है तो हर सूरत y2 से y1 पे आना पड़ेगा, यानी x बढ़ाने के लिए y को कम करना ही पड़ेगा। तो यहां से पता लगता है कि ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट है, जिसका मतलब है x बढ़ेगा तो y कम होगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है वो भी इसी तरह से। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कॉनकेव टू ओरिजिन। मैंने समझाया था थोड़ा सा कि देखिए, ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे हो तो हम इस कहते हैं ये कॉन्वेक्स है, मुहद्दब है, नीचे की तरफ को डाउन है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है वो ऊपर की तरफ डीड है, डी उसका ऊपर की तरफ है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। तो ये कॉनकेव टू ओरिजिन। उसकी वजह हमने कहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो बाद में आएगा, चैप्टर 4 में जाके आएगा, अभी तो इसको बहुत दूर है। लेकिन कहते हैं सम रिसोर्सेज की वजह क्या है? वजह यह है कि इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि पहले हम लूज कर देते हैं चीजों को और फिर हम गेन कर लेते हैं, और आप लोगों ने क्या कहा था? पहले हम और फिर हम पाते हैं, सही है जी। अच्छा, तो इस सेंस में देखा जाए तो जब आप ए से बी पे जाते हो, है जी, ए से बी पे जाते हो तो एक यूनिट लूज कर देते हो एयरप्लेन का, और एक यूनिट कार का लूज कर देते हो, और एयरप्लेन का 1 यूनिट। तो पहला गेन जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 and 1 है। एक लूज किया, एक गेन किया। लेकिन बी से सी पे आते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इजाफा हो गया। कैसे? 3 लूज किए, एक गेन किया, तो 3:1 हो गया। और सी से डी पे आते हुए 6 लूज कर दिए और एक गेन किया, 6:1। और डी से ई पे आते हुए बच्चों 10 लूज करके एक, यानी 10:1। देखा जाए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द टाइम क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है, राइट बच्चों। इस चीज को वो डिस्कस करता है, कहता है इसकी वजह क्या है? वो कहता है इसकी वजह है कॉनकेव टू ओरिजिन, और रीजन ये है कि सम रिसोर्सेज आर नॉट कंपेटेबल फॉर सम गुड्स। जैसे जो रिसोर्सेज गाड़ियां बना रहे थे वो एयरप्लेन के साथ कंपेटेबल इतने अच्छे नहीं हुए, लिहाजा बाय स्विचिंग रिसोर्सेज फ्रॉम कंपेटेबल प्रोडक्ट यानी कार्स टू नॉन कंपेटेबल मतलब एयरप्लेन, मोर ऑफ प्रोडक्ट हैज फोरगॉन, यानी गाड़ियां ज्यादा फोरगो हुई हैं, टू गेट लिटिल ऑफ द अदर। तो गाड़ियां ज्यादा देनी पड़ी और एयरप्लेन कम मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो इन अ सेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी, और उसकी वजह
जो रिसोर्सेज एक्सपर्ट थे गाड़ियों के, उन्हें आपने एयरप्लेन बनाने पे लगा दिया, तो वो उतने एफिशिएंट नहीं हुए। इसलिए हर अगले एक्सचेंज पे हमें ज्यादा गाड़ियां देनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने? बात समझ आ रही? चलो गुड हो गया। अच्छा बच्चों, अब आप बात कर लेते हैं, यहां तक तो बात कल हो गई थी। कुछ हम यहाँ बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि ये शो करता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि कोई चीज गेन करने के लिए किसी दूसरी चीज को लूज करना पड़े। तो यहाँ पे हम एयरप्लेन गेन करते रहे और गाड़ियां, तो ये ट्रेड ऑफ को जाहिर करता है। जो ए बी सी डी है वो क्या है? हमारी चॉइसेस हैं। तो कहता है ड्यू टू लिमिटेड इनकम वन शुड मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड प्रायोरिटी। अब हमें देखना पड़ेगा जंग के हालात में किस तरफ जाएंगे, ई की तरफ, और अमन के हालात में किधर जाएंगे? तो जरूरत देखनी पड़ेगी कि क्या जरूरत है। राइट बच्चों, तो दोनों चीजें जाहिर करता है, कुछ दे के कुछ लेना, ट्रेड ऑफ। फिर चॉइसेस भी जाहिर करता है, और ये भी जाहिर करता है कि कुछ एफिशिएंट है, कुछ इनएफिशिएंट है। जैसे उसके ऊपर तमाम के तमाम जो कॉम्बिनेशन है वो एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट स्टेट मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन इन सोसाइटी इज अचीव व्हाइल इनएफिशिएंट क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन। तो इनएफिशिएंट के साथ मैं यहाँ जी लिख देता हूं, और एफिशिएंट के साथ तो आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब आगे बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीज करता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय कॉन्टिन्यूस स्विचिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं पढ़ सकते अभी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते गए, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते गए, क्या हुआ बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्टिन्यूस स्विच होती रही रिसोर्सेज के दरमियान। ठीक है, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय, कैसे बच्चों? देखो 1:1, 3:1, 6:1। तो हर अगली दफा क्या हुई है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 से 3 से 6 और फिर 10। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती गई, तो ये भी जाहिर हो गया। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? ट्रेड ऑफ है, हम कुछ लेके कुछ दे रहे हैं। क्या हाल? डन जी। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों? चॉइसेस हैं, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। और तीसरा, जो उसके ऊपर के पॉइंट है एफिशिएंट है, तो उसके नीचे के इनएफिशिएंट है। और इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी। राइट जी। अब एक रह गया क्या? ग्रोथ। ग्रोथ का मामला यहाँ काफी तफसील से उसने डिस्कस किया। कहता है कि अगर कोई कौम तरक्की कर जाए, अगर कोई कौम तरक्की कर जाए, यानी ग्रोइंग नेशन, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाते हैं? ज्यादा रिसोर्सेज, और वो लोगों को एजुकेट करके ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज्यादा बना लेते हैं। अलगर्ज के हम ये कहें कि अगर किसी मुल्क में टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, यानी वहां साइंस बेहतर हो जाती है, नॉलेज बेहतर होता है, वो नई नई मशीनें बनाने लगते हैं, तो वो थोड़े वक्त में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। या वहां पर कुदरती तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त हो जाते हैं। ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज दरियाफ्त हो जाते हैं। जैसे हमारे सिंध में गैस के कई जहाज निकल आए। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब जो ये हमारा मरीदके का इलाका है पंजाब का और बुरे वाले का, यहाँ भी गैस के जहाज मौजूद हैं। तो फर्ज करें निकल आते, फर्ज करें निकल आते, तो हम उससे क्या करेंगे? उसी ईंधन को इस्तेमाल करके और बिजली बना सकते हैं, और पैदावार कर सकते हैं। क्या हाल है बच्चों? सो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी, और आपके पास मुख्तलिफ एफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं आपकी कौम की। ठीक है, नतीजा क्या होगा? यही हमारा जो कर्व है ये ऊपर मूव करते हैं। यही कर्व, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा गाड़ियां ज्यादा जहाज, वजह
लोहा दरियाफ्त हो गया, लोग ज्यादा मेहनती हो गए, एजुकेट हो गए, तो आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गए। इसको भी डाल देते हैं जो इन्होंने यहाँ कहा है, ये वाला ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो गए, तमाम लोग सीए कर गए हैं, तमाम लोग जो है डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो दुनिया भर के लोग इलाज कराने हमारे पास आ जाएंगे, दुनिया भर के लोग पढ़ने हमारे पास आ जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? तो ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली लोग आपको ज्यादा फोकियत देंगे, तो नतीजा यही कर ऊपर चला जाएगा। ये किस चीज को जाहिर करता है बच्चों? ग्रोथ को। तो क्या ये बात भी क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर ग्रोथ को भी जाहिर करते हैं? मतलब क्या है? इंक्रीज इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस। जाहिर है ज्यादा गैस दरियाफ्त होगी, ज्यादा लोहा दरियाफ्त हो गया, ज्यादा लोग पढ़ लिख गए, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। राइट बच्चों? इंक्रीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। आपके अंदर एबिलिटी टू पे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी। राइट बच्चों? अब देखिए यहां तक आते आते हमने assumption भी कर ली, ठीक है, और इसके ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए आपको? अच्छा, डायग्राम और इसका स्केड्यूल भी समझ आ गया और ग्रोथ भी समझ आ गई। राइट जी? यहां आगे इस टॉपिक को हम क्लोज कर दें। अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम्स। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क का एक इकोनॉमिक सिस्टम है, तो हमें एक ही पढ़ा दें जिसमें हमने रहना है, बाकी क्यों पढ़ा रहे हैं? असल में आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। हमें अपनी बिजनेस और कारोबार के लिए कई मुल्कों के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हमें मुख्तलिफ मुल्कों के साथ डील करना पड़ेगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ का मुआशी निज़ाम या इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। मिसाल के तौर पे ये आप हैं और आपकी फर्म एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है, तो आपको मुख्तलिफ मुल्कों का निज़ाम समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी फर्म बहुत ज्यादा डील करती है सऊदीया के साथ, तो आपको इस्लामिक इकोनॉमी का आउट आइडिया होना चाहिए। क्या हाल है बच्चों? अगर आप डील कर रहे हैं मैक्सिको के साथ, तो आपको सोशलिज्म का पता होना चाहिए। या कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया, तब भी आपको सोशलिज्म का पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप डील कर रहे हैं यूएसए के साथ, तो आपको कैपिटलिज्म का पता होना चाहिए। और अगर आप डील करें इंडिया के साथ, तो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का पता होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पे जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जिस मुल्क में हम बात कर रहे हैं वहां का मुआशी निजाम कैसा है। तो हम पहले से अंदाजा कर लेंगे यहाँ फैसले जल्दी होंगे या स्लो होंगे, यहाँ सरकारी बंदों से डील करना पड़ेगा या प्राइवेट लोगों के साथ। तो मैंने समझाया कि सऊदीया है तो जाहिर बात है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का पता होना चाहिए। क्या हाल है बच्चों? और अगर मैक्सिको या नॉर्थ कोरिया है, क्या हाल है बच्चों? और अगर यूएसए तो कैपिटलिज्म, और अगर इंडिया है तो हमें इन तमाम निज़ामों को देखना पड़ेगा क्योंकि हमने रहना तो इसी दुनिया में। लिहाजा इन तमाम इकोनॉमिक सिस्टम्स में से यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्यों। वो कहता है जी इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो तीन सवालों का जवाब देता है। कितने सवालों का बच्चों? तीन सवालों का जवाब देता है। पहला सवाल ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, असल में ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक नेसेसिटीज और एक लग्जरीज। तो पहला सवाल ये है कि हम लग्जरीज प्रोड्यूस करें या नेसेसिटीज। तो कहता है गुड्स एंड सर्विस आर टू प्रोड्यूस एज वी हैव स्टार्स। सवाल ये है हम नेसेसिटीज प्रोड्यूस करें या लग्जरीज। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है
कि हाउ टू प्रोड्यूस। असल में एक मसला ये भी है कि प्रोड्यूस करने के भी दो तीन तरीके हैं, कम से कम दो तो हैं ही। एक तरीका है बच्चों जिसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। बच्चों लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जिसमें मजदूर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो और मशीनें बहुत कम। जैसे मैंने यहाँ मजदूर किसने बनाए हैं और मशीन, कौन सा तरीका लग रहा है? लेबर। दूसरा तरीका ये हो सकता है जिसमें क्या होगा बताओ? मशीनें ज्यादा होंगी, मजदूर कम होगा। इसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव। तो पहला सवाल क्या होगा बच्चों? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो रोटी कपड़ा मकान पैदा करेंगे या लैंड क्रूजर बनाएंगे? दोनों चीजें दुनिया में बनती हैं। तो लिहाजा पहले सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा हमने जवाब नहीं देना इसका, विल नेवर आंसर है। हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, उनको कटहरे में खड़ा करेंगे, बुलाएंगे कि भाई इन सवालों का जवाब दो। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इकोनॉमिक सिस्टम देगा, हमने नहीं देना। हर इकोनॉमिक सिस्टम को बुलाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? हमने सिर्फ समझना है कि ये सवाल है क्या। क्या समझना है? कि ये सवाल है क्या। हमने जवाब नहीं देना, जवाब हम इकोनॉमिक सिस्टम से मांगेंगे ना जाकर। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, जरूरियात जिंदगी या तईशात। जरूरियात जिंदगी या तईशात। तईशात का मतलब है लग्जरी गुड्स। अच्छा, तो क्या हमें रोटी कपड़ा मकान बनाना चाहिए या हमें लैंड क्रूजर और फरारी बनानी चाहिए? अच्छा, ये बेटे हमने जवाब नहीं देना, जवाब किससे मांगना है? सिस्टम से मांग। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें? लेबर ज्यादा लगाएं मशीनें कम, लेबर इंटेंसिव। और मशीनें ज्यादा लगाएं मजदूर कम, कैपिटल इंटेंसिव। मशीनों को कैपिटल फिर नोट करते हो ना के से। अच्छा बच्चों, तो ये भी कौन जवाब देगा? इकोनॉमिक सिस्टम। फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस होता ये कि मुआशरे में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, या दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अमीर, एक मिनट लगेगा रिच। थोड़ा, देखते हैं कितना करना है। ठीक है, एक होते हैं हाँ रिच। पर पर देखते हैं कितना होता है। ठीक है। रजिस्टर वाला और निकाल रहे हैं। दूसरे क्या होते हैं बच्चों? दूसरे होते हैं गरीब। देखना ये है कि तुम अमीरों के लिए चीजें बताओगे या गरीबों के लिए। जवाब कौन देगा? इकोनॉमिक सिस्टम जवाब देगा। हमने सिर्फ समझना है का मतलब। तो पहले सवाल का मतलब जरूरियात जिंदगी या तईशात। दूसरे का मतलब ज्यादा मजदूर लगाओगे या ज्यादा मशीनें। और तीसरे का मतलब ये है कि तुम अमीरों की खिदमत करोगे या गरीबों की। अमीरों के लिए पैदा करोगे या गरीबों के लिए। हमारे मुल्क में एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा हिपोक्रेट, सबसे बड़े हिपोक्रेट, सबसे बड़े हिपोक्रेट है। एक प्रोफेशन है पूरा, किनका है? किनका है? जो जब बनते हैं कहते हैं हम गरीबों की खिदमत करेंगे, लेकिन जब बन जाते हैं खिदमत किसकी करते हैं? कौन करता है इसमें? बेटा सियासत तो कोई प्रोफेशन, प्रोफेशन किसको कहते हैं? कमाने का कोई तरीका, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको कहते हैं ना प्रोफेशन। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हमेशा क्या कहते हैं? जब डॉक्टर बन रहे होते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, गरीबों की खिदमत करूंगा। लेकिन अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए तो क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं। और बाहर से आके क्या करते हैं? बाहर लिख के लगा देते हैं गरीबों का दाखला मना है। कैसे लिख के लगा देते हैं? जब बाहर लिख के लगा दिया कि फीस 7,000 है या 9,000 है, ठीक है, तो ये तो वो अंग्रेज वाला ही काम हुआ ना। बेसिकली ये तो अंग्रेज वाला ही काम हुआ कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हाँ, ये गंदमी गोरे हो गए ना, पढ़े हमसे, हमारे निजाम से तालीम ली है, और हमारे ही खुराक खाई, इसी मुल्क से पढ़े, और हुकूमत के खर्चे पे डॉक्टर बने। हमारे सर एहसान नहीं किया आपने, हमसे तो पैसा लिया आपने। एक डॉक्टर बनाने में हुकूमत का कोई तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया लग जाता, लेकिन जब बना लिया
अब वो कहता नहीं, मैं तो ये जब आप बाहर लिख के लगाते हो ना फीस 7,000 या 9,000, इसका मतलब यही है कि जो गोरा लिख के लगाता था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अच्छा बच्चों, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। समझ आए तीनों सवाल? इन तीनों सवालों का जवाब कौन देगा? इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या बना हुआ है? सर्कल फ्लो। अभी इस पे बात करने की जरूरत हमें नहीं है, कर लेंगे, ठीक है जी। ये पैराग्राफ है, पढ़ लीजिएगा, तो इतना खास नहीं, छोड़ दीजिए। मेन बात क्या थी? ये बस। अच्छा बच्चों, अब आ जाए इकोनॉमिक सिस्टम्स की तरफ। कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम तरीका है डिफरेंट इकोनॉमिक एलिमेंट्स के इंटरेक्शन का, जिस तरह वो लिंक करते हैं टुगेदर टू फॉर्म एन इकोनॉमिक ऑर्गेनिक होल, के मुख्तलिफ लोग मिलकर या मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके कौन से एलिमेंट्स? वर्कर्स, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट मिलके, सब मिलके, कौन कौन? फर्द, मुआशरा, गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं बच्चों? शाबाश, लिंक टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक होल, यानी पूरा निजाम बनाते हैं, मजबूत, पूरे का पूरा बहुत बड़ा वजूद बना दे। फर्द, मैनेजर और मुआशरा। इससे भी आसान डेफिनेशन छोड़िए, वो करते हैं बात। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद है कम से कम इनपुट लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। इकोनॉमिक सिस्टम का मकसद क्या है? कम से कम इनपुट लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, ताकि मुआशरे को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जा सके, ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं एन एन इकोनॉमिक सिस्टम aim at producing maximum goods and services for society by using limited resources. रिसोर्सेज है लिमिटेड। क्या रिसोर्सेज हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंफॉर्मेशन है। ये सब क्या चीजें? इनपुट रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज एम, सही कर देते हैं इसको, अच्छा कर देते हैं, इज एम at is aimed at producing maximum goods and services for society by using limited resource. अब इकोनॉमी के अंदर कौन कौन है, यानी इसके अंदर कौन कौन है जो ये कर रहा है? उसने बता दिया, फर्द हो सकता है यानी वर्कर, और प्रोड्यूसिंग या फैक्ट्रीज, और क्या था? गवर्नमेंट। तो इसके इस डब्बे में कौन कौन बंद है? इंडिविजुअल, मैनेजर, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात तो ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम किस लिए है? कम से कम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगे और ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, फायदा क्या होगा? माशरे का मेयार बढ़ेगा, लोगों को खाने पीने को अच्छा मिलेगा, कपड़े अच्छे मिलेंगे, जरूरतें पूरी होंगी। अच्छा बच्चों, अब कहता है बुनियादी इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना, कहता है एक कैपिटलिज्म है, एक सोशलिज्म है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। अच्छा, अब कैपिटलिज्म को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कैपिटलिज्म को
फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है और लेजिस फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हुकूमत का कोई रोल ना हो और फ्री मार्केट इकोनॉमी। कहाँ कहाँ है? कनाडा में है, चिली में है, जर्मनी है, जापान में है, साउथ कोरिया। मैंने पहले भी कोरिया का जिक्र किया था, वो कौन सा वाला था? वो नॉर्थ कोरिया। अब जो सोशलिज्म है उसको क्या कहते हैं? कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ लिख भी देते हैं कि ये बात हो रही है सोशलिज्म की, और ये बात हो रही किसकी? कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म के दूसरे नाम बताए मैंने ये वाले। आप सोशलिज्म के सुनो, कमांड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। कहाँ कहाँ है? नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ठीक है जी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ कहाँ है? स्वीडन में है, फ्रांस में है, चाइना में है, नीदरलैंड में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। लेकिन मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट यहाँ आता है यार। प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं बच्चों? अच्छा चलो, उसने कहा तो रहने देते हैं, गड़बड़ी ना हो जाए। सही है बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म या लेजिस फेयर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हुकूमत का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं। हुकूमत का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है। हुकूमत के सिर्फ दो रोल है, लोगों से टैक्स लेना और मुल्क का दिफा करना। हुकूमत के दो रोल हैं, लोगों से टैक्स लेना और नहीं नहीं, टैक्स लेना और मुल्क का दिफा करना, पुलिस फोर्स बनाना, आर्मी बनाना, ये काम है। तो बाकी सारे काम प्योर कैपिटलिज्म में कोई हुकूमत नहीं करेगी। इवन सड़कें भी नहीं बनाएगी, सड़कें भी प्राइवेट लोग बनाएंगे। सड़क बना लें जगह खरीद के, टोल टैक्स ले लें, ये भी प्राइवेट लोग। अमेरिका में ये भी होता है, पूरी सड़क ही प्राइवेट लोगों को मिलेगी। चलिए बहरहाल पढ़ते हैं। तो ए सिचुएशन दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर एज मार्केट। तो ये एक ऐसा निजाम है जिसमें हम सेलर और बायर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। बनाने वाला जाने और खरीदने वाला जाने, सप्लायर जाने और कस्टमर जाने। अब आप किसी फ्रूट मार्केट में जाते हैं और जाकर कहते हैं एप्पल में 300 रुपए किलो नहीं खरीदूंगा, मैं इसका 250 दूंगा। वो 250 पे एग्री हो जाए, हुकूमत को इसको कोई एतराज है? नहीं। तो एक ऐसा निजाम है जिसमें बायर और सेलर खुद ही बार्गेन करते हैं, हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं। Buyer and sellers might be individual or group of individual business in such economic decisions making take place through market forces। तो जो फैसला होगा, कीमतें तय होंगी, वो बायर और सेलर की बहस से होंगे। इसलिए हम कहते हैं यहाँ हर फैसला किससे होगा? तो मार्केट फोर्सेस हम दो चीजों को काउंट करते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। सप्लाई सेलर की साइड से और डिमांड कंज्यूमर की साइड से। हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, आप आपस में बार्गेन कर लें, जो मर्जी रेट रख लो। समझ आ रही बात बच्चों? क्या हाल? आप आपस में बार्गेन कर लें और जो मर्जी रेट तय कर ले, किसी को कोई एतराज नहीं। बाहर जाने और सेलर जाने, फ्रूट का रेट भी ऐसे मुकर्रर होगा, मीट का रेट भी ऐसे मुकर्रर होगा, एसी का रेट भी ऐसे मुकर्रर होगा। ठीक है जी। हर चीज का किस चीज की वजह से होगा रेट? हुकूमत कोई प्राइस लिस्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि ये निजाम कौन सा है? हुकूमत अगर करेगी तो अदालत बुलाएगी, कहेगी हमारे कानून में लिखा है आप सिर्फ फौज और पुलिस लेंगे और मुल्क का दिफा करेंगे, बस बाकी काम लोगों का, उन्हें करने। ठीक है बच्चों, ये प्योर कैपिटलिज्म की बात हो। आगे क्या? दिस टाइप ऑफ थिंकिंग वाज conjectured in 18th century as an argument of government is not intervene with market forces। एक आर्गुमेंट पैदा हुआ कि हुकूमत को मार्केट फोर्सेस में मुदाखलत करनी नहीं चाहिए। और
नो मेन इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, बट प्राइस फ्यूल शुड बी एंड नो मिनिमम वेज रेट, यानी हुकूमत को ना तो वर्कर्स का कोई मिनिमम वेज रेट रखना चाहिए, जो होती है ना कम से कम उजरत, जैसे पाकिस्तान में है जी 37,000 होनी चाहिए जी, 32,000 होनी चाहिए, हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए, वर्कर जाने और फैक्ट्री जाने। और दूसरा, फ्यूल की प्राइस क्या होगी, बेचने वाले और खरीदने वाले पे छोड़, आपको इसमें मुदाखलत करनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे लेजिस फेयर सिस्टम कहते हैं, लेजिस फेयर, हुकूमत का कोई मुदाखलत नहीं है, राइट बच्चों। अब ये दिस इज आल्सो नोन एज लेजिस फेयर और फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि हुकूमत को आपने क्या कर दिया है, हैंड ऑफ कर दिया है, भाई तू तो निकल जा बाहर। द फॉलोअर्स ऑफ this economic system believe that there is no or very little intervention by the state in the economic matter, यानी उनका बिलीफ ये है कि हुकूमत को या तो मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए, अगर करे तो बहुत कम। अच्छा, रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड, जिसके अंदर क्या बच्चों, लीगल इन्वायरमेंट, बस ये देख ले, बाकी सारा काम किस पे छोड़ दे, बायर एंड सेलर, डिमांड एंड सप्लाई की। Furthermore, government role is restricted to provide, ये बाद में पहले बता चुका हूँ, पीस एंड सिक्योरिटी मैंने क्या कहा, मुल्क का देखा, बाकी तमाम मामला लिमिटिंग रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाकी सारे का सारा छोड़ दे किस पे, बायर एंड सेलर कैन इंटरैक्ट freely to protect freely to protect their rights, can वो अपने खुद ही बार्गेन कर लें जो भी। अब इसको वो कहता है कि कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक organization featured by private ownership and use of private profit of man-made and nature-made capital, यानी इंसान का बनाई हुई मशीनें और कुदरत का बनाया हुआ कैपिटल, जैसे जमीन है, ठीक है जी, मादनियात है, उसको इस्तेमाल करके क्या करेंगे बच्चों, हम खुद प्रॉफिट कमाएंगे, यानी इदारों को इजाजत है वो मेहनत करें और क्या कमाएं, प्रॉफिट, अपना जो मशीन बनाना चाहते हैं, प्लांट बनाना चाहते हैं, बनाएं और बनाकर क्या कमाएं, प्रॉफिट। और प्राइवेट ओनरशिप हर बंदे को अलाउड, ये नहीं समझ रहा, प्राइवेट ओनरशिप को थोड़ा सोचना चाहिए क्या चीज होती है। प्राइवेट ओनरशिप ये होती है कि बास सिस्टम्स के अंदर ये इजाजत नहीं होती कि आप अपना घर ले लें, बास सिस्टम में इजाजत नहीं होती कि आप अपना घर खरीदें, अपनी गाड़ी खरीदें या अपनी फैक्ट्री खरीदें, लेकिन इस सिस्टम में आपको इजाजत है, आप अपनी फैक्ट्री भी खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, अपने लिए घर भी खरीद सकते हैं, ये सब आपको इजाजत है, ये चीजें आपकी, ना सिर्फ आपकी है बल्कि आप मरने के बाद विरासत में आगे अपनी औलाद को दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके मानने वालों का कहना है कि जो प्राइवेट ओनरशिप हमने अलाउ की है ये एक मोटिवेशन है, ये सवाल ये है कि मोटिवेशन है, इंसेंटिव है, मुहर्रिक है, तरगीब देता है और मेहनत करो। तो बच्चों आप बता सकते हो कैसे तरगीब देता है, अंदाजन कोई आपके जहन में आए बात, जी बच्चों, जी बेटे, खुद मेहनत करें, खुद प्रॉफिट कमाएं, लेकिन हम तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हुए, प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हो, गाड़ी अपनी ले सकते हो, ये मोटिवेशन कैसे, ये तरगीब कैसे इंसान को कि और मेहनत करे, क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, तरगीब कैसे है बताओ, मुहर्रिक कैसे, मोटिवेशन कैसे, हम सब मिलकर सोचते हैं, तो बेटे वो तो अलग बात है ना, ग्रीड बुरी चीज थोड़ी होती है, जी बच्चों, मुहर्रिक कैसे बन गया, कैपिटल इंक्रीज होता रहता है, इंसान मेहनत करे और अपना सरमाया, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, घर बढ़ते रहेंगे, जैसे इस कॉलेज के मालिकान को देख, राना नवीस साहब है, तस्वीर लगी हुई है बाहर, तो शाही साहब है, इनके छोटे छोटे घर थे, कारोबार शुरू किए, अब इनके चार चार घर, कितने घर हैं, तो क्या ये मोटिवेशन नहीं,
4 घरों में 4 फैमिलियां, क्या हाल है बच्चों? 4 घरों में एक अपनी और 3 किराए पे दी। क्या ये मोटिवेशन नहीं? बताओ, है कि नहीं है? बताओ। तुम और कमाओ और घर बनाओ, है जी। पिछले दिनों यहाँ बात चल रही थी कि क्यों ना फार्म हाउस खरीदे जाए। तो तीनों पार्टनर बैठ के तय कर रहे थे कि तू ऐसा कर, तू ले ले उधर, क्या यार वो पिंडी के करीब आती चक्री, चक्री में ले ले, मैं यहाँ ले लेता हूँ बैतिया रोड पे, और एक ले लेते हैं स्वाद के करीब। तो फिर हम आते जाते रहा करें। तो ये मोटिवेशन ही, क्या हाल? आप सोचें जरा कि आपके 4 घर हो, आपकी 4 नहीं चले, फैमिली एक ही हो चलो, और आप जब गाड़ी से उतरे एक बंदा आपका ब्रीफकेस पकड़ने आए, नहीं जी, एक बंदा जो है धूप में छतरी लेके पीछे पीछे जा रहा है, क्या हाल है बच्चे? बताओ जरा, क्या ये मोटिवेशन नहीं कि और मेहनत करो और पैसा कमाओ और अच्छी जिंदगी जियो? क्या हाल है बच्चे? ये वो चीज है जो इंसान को रातों को जगाती है कि जाग और मेहनत कर। सीए कर लिया, 3 लाख कमा रहा है, 2 साल और लगा सीएफए कर, 6 लाख कमा। कितना कमा? 6 लाख। सीएफए होता है बच्चों फाइनेंशियल एनालिस्ट, बड़े मजे का काम। इसके अंदर आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं कंपनियों के लिए, तो जाहिर है बीच में अपने लिए भी ले लेते थोड़े। क्या हाल है? मजे का काम। मेरे मामू ऐसे हैं चार्टेड अकाउंटेंट, सीएफए नहीं है। उनके बेटे ने उन्हें $7,000 दिया, तो कनाडा में रहते, उन्होंने वापस किया $36,000 6 माह बाद। कहते यार मैंने स्टॉक में लगाया, वो ग्रो बढ़ा गया। फिर जब ग्रो कर गया मैंने कहा चल यार दे दे इसके ही पैसे। क्या समझिए बेटे? आपके फंड और मुझे बताएंगे मैं इट्स जब वो रिस्क टेक और पर एग्जांपल पर तरह इससे लेकर बताया बताइए तो आपको जी बेटे, मुझे आपकी बात समझ सर आपने सब बताया काफी बात है यूनाइटेड स्टेट है जो इकोनॉमिक सिस्टम है दो सब मिक्स्ड है और आप सिस्टम पर सब ऊपर बताया था कि सब अच्छा बेटे, तू पढ़ता नहीं, मेरी गलतियां निकालता है। अच्छा बच्चों, असल में बात ये बेटा, मैंने यहाँ लिख भी दिया था कि मेरे नजदीक इसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अमेरिका तो बैक कर रहा है सारे कैपिटलिस्टिक इदारों को। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की है, अच्छा IMF उसका है, तो उसकी सेंस में क्या है, वो कैपिटलिस्टिक है। लेकिन हकीकत क्या है कि अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो आज के दौर में कोई भी इकोनॉमी प्योर सोशलिस्टिक भी नहीं है और प्योर कैपिटलिस्टिक भी नहीं है। कैसे? देखिए, सोशलिज्म का सबसे बड़ा अलंबरदार कौन था? आज से को 20 साल पहले रशिया सोशलिस्ट स्टेट थी, बल्कि उसका नाम ही USSR था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। और अमेरिका था कैपिटलिस्टिक ब्लॉक का हेड था। इसलिए हम कहते हैं जिस बंदे ने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को मेनली डील किया, हमें तो कैपिटलिस्टिक ही लगेगा ना, क्या समझ? लेकिन आप किताब को फॉलो करो, कोई बात नहीं, किसको फॉलो करो? किताब को फॉलो करो। किताब क्या कह रही है? यूनाइटेड स्टेट किधर आ गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी चेंज होती भी रहती है हिस्टोरिकली। कैसे? पाकिस्तान गवर्नमेंट सुबह कहते हैं हमने सोशलिज्म बनाना है, सोशलिज्म बनने का भुट्टो साहब ने बना दिया था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने हमें सोशलिस्टिक स्टेट बना दिया था। फिर वापस आए तो सियाह साहब ने हमें कैपिटलिस्टिक बना दिया। तो इसलिए ये चेंज होते रहते हैं, स्विच ओवर होते रहते हैं इसके अंदर। गुड हो गया। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई बेटा कि अगर मैं भुट्टो साहब की बात करूं तो ऐसे इससे रेलेवेंट नहीं, वैसे बात करें भुट्टो साहब के दौर में, मैंने एक डेटा देखा, भुट्टो साहब के दौर में हर बंदे के पास एक राशन कार्ड हो, उसके ऊपर उसकी फैमिली का साइज लिखा होता था कि इसके 2 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं।
उस हिसाब से गवर्नमेंट के राशन डिपो होते थे, और राशन डिपो पे जाके कोई चीज ले लें आप, चार चीजें मिलती थी, एक दाल चने की, एक एक फिर गंदुम, और एक चावल, और एक चीनी। चार फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते थे, मार्केट प्राइस से 40% लो। यानी कि 100 रुपए किलो आटा है तो राशन डिपो पे 60 रुपए। उससे फायदा ये हुआ था उनके दौर में कि क्राइम कम हो गया था। और जो आपको आज भी बुजुर्ग मिले जिनकी उम्र कोई 60-70 ईयर हो, और आप उनसे जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी वजह सस्ता राशन दे देता था। तो अभी वो चाहते थे कि अच्छा, उन्होंने फैक्ट्रियां सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली, स्कूल भी ले लिए थे। और वैसे उसका फायदा ये हुआ कि आज हम यहाँ बैठे, वरना स्कूल की फीस इतनी होती थी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा बच्चों, चलिए छोड़ो, हम बात कर रहे थे क्या बच्चों, कहाँ तक पहुंच गए थे कि अगर देखा जाए तो ये मोटिवेशन ही तो है कि और कमाओ। तो कहता है करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज की खुसूसियात, और मेरिट्स होते हैं फायदे। इसके फायदे क्या हैं? जैसे ये लड़का, क्या नाम बेटे आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर के करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे मुदस्सिर 5 फुट 6 इंच हाइट रखता है, मुदस्सिर का रंग थोड़ा गंदमी है, मुदस्सिर ने दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है, मुदस्सिर ऐनक नहीं लगाता। तो इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरिट्स की बात करूं तो आप क्या बताओगे? ये अम्मी अब्बू की खिदमत करता है, माँ बाप का एहतराम करता है, ठीक है जी, मोहल्ले में कोई बीमार हो तो दवाई ले देता है। तो ये इसके क्या है? मेरिट्स। मेरिट्स पॉजिटिव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राइस। हर चीज की कीमत किससे तय होगी? डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड, हर चीज की कीमत कैसे तय होगी? डिमांड एंड सप्लाई से। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू प्री मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यानी एग्जैक्टली अगर मैं मिसाल दूं तो मिसाल ये कि जैसे कराची के जुम्मा बाजार में वो जाती है एक खातून, जाके कहती है ये सूट कितने का है, वो कहता है जी 3,000 का है। वो कहती भाई तू पागल तो नहीं हो गया, मैं 500 रुपया दूंगी। बार्गेन करते 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 1200 में तय हो गया, ठीक है। तो एक तरफ क्या है? सूट की, और दूसरी तरफ क्या है? सप्लाई। जहां तय करनी, जहां तय करनी। लिहाजा कीमतों का डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई पे, कंज्यूमर और सेलर की बहस पे हुकूमत से मुदाखलत नहीं कर सकती। आगे क्या आ गया बच्चों? कंपटीशन। अब देखिए कंपटीशन क्या है? हर चीज कंपटीशन में, हर चीज कंपटीशन में। मिसाल के तौर पे आज ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, इससे क्या बढ़ रहा है? इसी तरह कोई भी फील्ड ले लो तो कहता है द मार्केट इकोनॉमी फर्म एंड इंडिविजुअल हैव अ लार्ज एक्सटेंट लिबर्टी ऑफ इंटरप्राइज। तो आज पंखे बनाने वाली कितनी कंपनी है? इंटरप्राइज कंपनी कहते हैं ना, 20-25 होंगी। एसी बनाने वाली 8-10 कंपनियां होंगी। उनके दरमियान क्या है बच्चों? हम किसका एसी खरीदेंगे? जिसका एसी अच्छा होगा और सस्ता भी। अच्छा और सस्ता भी। क्या हाल है बच्चों? तो ये कंपटीशन ही तो है। क्या हाल है जी, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए सबसे अच्छी बाइक आपको कौन सी लगती है? रिच बाइक? नहीं नहीं, बाइक सब यूज कर रहे हैं आज। सबसे ज्यादा बाइक कौन सी यूज होती है बच्चों? कंपटीशन हुआ, यामाहा भी आया था, कावासाकी भी आया था, सुजुकी भी आया था, होंडा भी आया था। लेकिन होंडा का एक मॉडल सबको बीट कर गया, ठीक है। सन 60 की दहाई में किसी कमबख्त ने CD70 डिजाइन की, छोटी सी इसकी टैंकी होती थी,
दुबई की मार्केट के लिए डिजाइन की गई थी कि साइकिल खत्म हो जानी है तो साइकिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर पतले से टायर थे इसके। लेकिन क्या हुआ, जब पेट्रोल महंगा हुआ उसकी डिमांड ऊपर चली गई। आज तक बिक रही है, क्यों? कंपटीशन में जब आती है फ्यूल कम खाती है। 1 लीटर में कितना जलती है? 50 से ऊपर ही जाती। अच्छा, धुआं है ही नहीं, आवाज बहुत कम है। तो जब कम, यही तो एक बाइक में चाहिए होता है। मुझे याद है मेरे पास एक बाइक होती थी कावासाकी, 125 सीसी थी गालवन या ऐसी ही थी। काफी हैवी थी, अगर पंक्चर हो जाए तो मजदूर लाना पड़ता था धक्का लगाने के लिए। बड़ी पतली। तो वो एक दिन मुझे एक सार्जेंट ने रोका, तो वो 2 स्ट्रोक थी। 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी पहले एक आती थी, उसमें स्मोक भी देती थी बाइक। तो बोला आपकी बाइक धुआं दे रही। मैं कहा ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कहता सर ये आपकी बाइक का ही, लेकिन चलती बहुत तेज थी। लेकिन कंपटीशन ने क्या किया, इसको पीछे छोड़ दिया। धुआं देती है, आवाज ज्यादा है, किक 4 मारनी पड़ती है। CD70 ऑलवेज खराब से खराब, वो पहली किक पे स्टार्ट हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन क्या किया उसने, गेन कर लिया। इसी तरह एसीओ में है, इसी तरह पंखों में है, तो हर कंपनी कॉम्पीट कर रही है। तो क्रिएटिंग कंपटीशन हमारा इकोनॉमिक यूनिट्स। तो एक बार प्रोडक्शन में, स्टूडेंट्स में भी क्या हो रहा है, अभी मेडिकल में दाखिले हुए, पॉइंट की फ्रैक्शन से अगर मैं कहूँ ना कि 99.1% पे कैंडिडेट 100 आए हैं, तो अगर मैं 99.0 पे जाता हूं ना, सीटें खत्म। 150 कैंडिडेट आ गए पॉइंट्स में, इतना कंपटीशन। अच्छा बच्चों, आगे आ गया क्या जी, मुझे ये नहीं कि compete करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क, मतलब मैं एतराज नहीं करता, इससे हटके बात करें। मुझे एतराज इस बात पे है कि आप लोग जिस तरह जानवरों की तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हो, क्या ये तरीका बनता है? एक किप्स एकेडमी है, एक कनाल का कैंपस है, और वहां वॉशरूम बनाए नहीं आप लोगों ने, वही कोठी वाले वॉशरूम। तो वो बच्चे बेचारे कैसे मैनेज करेंगे चीजें? इसी तरह आप देखो कि जानवरों वाली बातें करते हैं, जिस बंदे के 99.1% है और जिसके 99.0 है, दोनों के नॉलेज में कितना फर्क है। हम्म। आज का 99 वाले का ज्यादा, हमारे तो बच्चे आते रहते हैं, हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को। इससे ये सिस्टम नहीं। दूसरा, मुझे इस पे शक होता है अक्सर, हर MD कैट के एग्जाम पे मेरी नजर होती है, हर MD कैट पे थी। अगर मेरी बेटी डेंटिस्ट में जा सकती थी तो उसका आ गया था आजाद कश्मीर। मैंने कहा छोड़, आराम से DS का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, किस मुसीबत में पड़ी हुई। तो बच्चों, हर एग्जाम में मैं देखता हूँ जी 15 सवाल गलत थे उसके नंबर दे दिए, 25 सवाल गलत थे या 10 सवाल गलत थे उसके नंबर दे दिए। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ये बात जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में ऊपर बैठे हैं उन्हें पहले पता है। उन्होंने अपने बच्चे को क्या कहा होगा, एक सवाल आएगा माथा भी पीटोगे तो हल, उसको पढ़ते ही छोड़ दें, उसको पढ़ते ही उसके नंबर तो मिलने मिलने। हमारे बच्चे को इस बात का बताया नहीं गया, वो माथा पीटने वाले 2 सवालों पे खपता रहा हो, 10% 20% डाउन। बात नहीं आप समझ गए। यहां इस मुल्क में जहां मेरिट है, नूरा कुश्ती, क्या है? नूरा कुश्ती। जो लोग ये कह रहे हैं गलत। अच्छा बच्चों, सो प्राइस मैकेनिज्म समझ आया, हर चीज का फैसला कैसे होगा, कंपटीशन क्या है, कैंडिडेट हो, आना चाहते हो किसी कंपटीशन, टॉप करो आ जाओ। माल बेचना चाहते हो, सस्ता और अच्छा बना के लाओ, जो सबसे सस्ता और अच्छा बनाएगा वो खरीद लेंगे। किसी को किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, तुम जो कारोबार करना चाहते हो करो, जो कारोबार करना चाहते हो करो। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं,
मार्केट में जो तुम चाहोगे कारोबार कर सकते हो, पंखे बनाना चाहते हो बनाओ, एसी बनाना एसी बनाओ, सीए कर लिया, ऑडिट फर्म खोलना चाहते हो खोल लो, इजाजत। राइट जी। आगे आ गया राइट ऑफ प्राइवेट। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, तुम अपना घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, मकान ले सकते हो, और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, ज्यादा कमाओ अच्छी गाड़ी लो, ज्यादा कमाओ बड़ा घर बनाओ। राइट बच्चों। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे क्या है जी, हर जगह क्या है, मफादात की जंग है, सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे मेरा मफाद अजीज है। जब कोई बात होती है मैं कहता हूँ यार, जो मसला ये है कि ये गरीब है अमीर है, मुझे इससे कंसर्न, मेरे पास जो आ जाए मुझे तो उससे पैसे चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए, कंज्यूमर को यूटिलिटी चाहिए। तो आप देखिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो चीज अकेला दवाई बना रहा है वो दूसरी दवाई कोई नहीं बना रहा, वो ज्यादा से ज्यादा महंगी बेचता है। क्यों? उसमें हमदर्दी वाली बात, मफाद की बात है उसकी, इससे वो इंसान ही महंगी बेचेगा। जिंदगी बचानी तो लाओ पैसे लाओ। और जब कभी को फल वाला फल बेच रहा है, शाम का टाइम है, और वो कहता है बाबूजी ये लेके नहीं गया कोई मेरे से लीची, ले जाओ 5 किलो। तो हम साथ ही कहते हैं 300 रुपए किलो ले नहीं। नहीं, जहां जिसकी छुरी चल गई और जिसकी गर्दन नीचे आ गई, कट गई, किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। अच्छा बच्चों, आगे आ जाए मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। फायदे क्या हैं? कहता है कि सबसे पहली बात, अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म, खुद ब खुद मैनेज हो जाती है चीजें, खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात, इंसेंटिव फॉर एजेंट्स। अच्छा, अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कहता है फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी अंडर कैपिटलिज्म ऑटो एडजस्टेड। कैसे? ऑटो एडजस्टेड। इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फ्रॉम स्टेट और अथॉरिटी। कोई डायरेक्शन देने की चीज की जरूरत नहीं है, चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपनी जहानत का इस्तेमाल कीजिए, जवाब दीजिए। फर्ज कीजिए एक फुटवेयर इंडस्ट्री है, शूज इंडस्ट्री कह लीजिए, और एक गारमेंट इंडस्ट्री है। फर्ज करो कि सन 2023 में गारमेंट इंडस्ट्री का प्रॉफिट बहुत ऊपर चला गया और फुटवेयर का प्रॉफिट बहुत नीचे आ गया। अब बताओ 2024 में क्या होगा? 2023 में गारमेंट इंडस्ट्री का मुनाफा बहुत ऊपर गया और शूज इंडस्ट्री का मुनाफा नीचे आ गया। तो 2024 में लोग क्या करेंगे? किधर चले जाएंगे? लोग इधर से पैसा निकालेंगे और उधर लगा देंगे। शेड्स ही तो बेचने हैं, टीचिंग ही करनी है ना, लेदर की बजाय उस मशीन पे बैठ जाएंगे जाके। क्या हाल है? तो लोग इधर से इधर चले जाएंगे। अब इधर क्या हो जाएगी? शॉर्टेज, और इधर सरप्लस, इधर फालतू माल आ जाएगा, इधर कम। अब इसका मुनाफा क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा उसका मुनाफा। आखिरकार दोनों एक लेवल पे आके लोग बराबरी पे आए, खुद ब खुद, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मिसाल क्या दी? 2023 में मुनाफा बहुत अच्छा था गारमेंट में, और शूज इंडस्ट्री डाउन, क्योंकि वहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। लोगों ने क्या किया 2024 में? क्या किया बच्चों? इधर से पैसा निकाला, उधर डाल दिया, इधर के वर्कर, अब इधर प्रोडक्शन बढ़ गई, इधर प्रोडक्शन, अब इसका मुनाफा ऊपर, उसका, अल्टीमेटली दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो। राइट बच्चों, आगे कर लेते हैं इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिज्म हैव राइट ऑफ ओनरशिप। हर एक के लिए क्या है? राइट ऑफ ओनरशिप है। अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा काम करोगे, तो नतीजा क्या होगा बच्चों? मोटिवेट होगे ना, मोटिवेट करके ज्यादा ओनरशिप लेने के लिए क्या करोगे? ज्यादा काम करोगे। लिहाजा ये खुद बहुत क्या है? इंसेंटिव है, मुहर्रिक है, मोटिवेशन है। और मेहनत करो,
और अच्छी गाड़ी लो और अच्छा कर लो, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए आगे क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, अमीर अमीर होता जाएगा। वो कैसे? एक बंदा है, अमीर आदमी है, उसका एक टाउन है, उस टाउन की जगह उसने कोड़ियों के भाव ली, जंगल था, वेस्ट था, कूड़ा फेंकते थे लोग, उसने खरीद ली कोड़ियों के भाव, उसके प्लाट डेवलप किए, क्या हो गया? सोना, सोना बन गई जमीन, पैसा आना शुरू हो गया। अब उसने खोल लिया एक बैंक भी साथ, अब बैंक में लोगों का क्या आ गया? लोगों का पैसा, अपना पैसा तो है ही है, टाउन का पैसा तो है ही है, अब लोगों का पैसा भी उसकी जेब में, वो क्या हो गया? और अमीर हो गया। उसने एक इंश्योरेंस कंपनी खोल ली, अब फर्म्स की इंश्योरेंस जितनी होगी, मशीनों की, कारखानों की, उसका पैसा भी उसकी जेब में। और फिर वही स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा अकाउंट खोल के बैठ जाएगा, सबसे ज्यादा बड़े और महंगे शेयर वो ले लेगा। ये बंदा कौन है? एक आदमी, नाम बताओ उसका। मियां मंशा। नाम क्या है? मियां मंशा। टाउन बनाए, रियल एस्टेट से पैसा आया, ठीक है जी। फिर बैंक खोल लिया, शॉन बैंक, टिकी खरीद लिया, पैसा लोगों का, इर्तिकाज़े दौलत हो गया ना। और फिर अलीको इंश्योरेंस, और फिर स्टॉक मार्केट में। तो अब सारा पैसा लोगों उसकी जेब में आना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी उसके पास है, वही इन्वेस्ट वो कर रहा है, मैक्सिमम मुनाफे कमा रहा है। अभी हमारे तो लोग इस तरफ नहीं गए, दुनिया में इंडिया में और अमेरिका में लोग वेपन बना के बेचते हैं, वेपन में बहुत पैसा है। जैसे अडानी की की फैक्ट्री से आए ड्रोन इसराइली, जो ईरान पे अटैक हुआ, जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, किसपे फैक्ट्री थी? अडानी की, लगाई इसराइल ने थी, टेक्नोलॉजी इसराइल की थी, लेकिन चलाते इंडियन थे, ठीक है ना। और वहां से उसने बहुत पैसा कमाया। हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री को ग्रो करने दिया ही नहीं इन लोगों ने, ठीक है ना। बल्कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है सन 1960 में ये जो स्टील मिल थी ना, ये जो सियासत में आए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके वालिद मियां शरीफ ने सन 60 में लाइसेंस लिया था टैंक बनाने, क्योंकि इनका शुरू से लोहे का काम है, तो इन्होंने टैंक साजी का लाइसेंस लिया, लेकिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइज ही कर दिया। वरना आज टैंक बना रहे थे, सियासत में आते ही ना आज बोइंग बना रहे होते, और हम लोगों को रोजगार मिल जाता, सियासत में आते ही ना। क्या हाल है? इसी तरह देखो, जो बीको कंपनी थी, उसको पिको कंपनी बना दी, वो रेलवे का इंजन डिजाइन कर रही थी, ठीक है। और पिको कंपनी को मर्सिडीज ने अपना प्लांट ऑफर किया हुआ था, फिजिबिलिटी बन रही थी, मर्सिडीज का प्लांट उधर टाटा के पास आया था, इधर बीको के पास आना, तो अंदाजा करें यार, हमने तो कहाँ निकल जाना था। तो ये बहुत ज्यादा अमीर से अमीर तर होता बंदा चला जाता, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, और अमीरों में ज्यादा बैठना भी नहीं चाहिए, नफसियाती मरीज हो जाता है बंदा। मैं एक दिन, मेरे एक दोस्त है बट साहब, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वो बोले यार आ जाएगा छुट्टियां तेरी, चाय वाय पिया कर हमारे पास। मैं चला गया चाय वाय पीने उनके पास, एक दिन बैठा, दो दिन बैठा, तो फिर लोग आने शुरू हो गए उनकी दुकान पे वो प्रॉपर्टी के लिए, तो उनको मैं गाइड करने लग गया। असल में ये गाइड कर देता, ये सड़क इधर चली जाएगी, ये चली जाएगी, जमीन महंगी हो जाएगी। वो मार्केटिंग मैं करता था, दिहाड़ी उनकी बन जाती थी। वो कहे यार तू रोज आया कर, कहता मैं तो कभी प्लॉट के बारे में किसी को इतना समझाया ही नहीं है, तू समझाता है फायदा बड़ा होता है। अक्सर कस्टमर मेरे से नहीं खरीदते, लेकिन वो इधर उधर से ले लेते हैं, लेकिन हमारी ओवरऑल रियल एस्टेट का फायदा हो रहा है। अच्छा चल ठीक है। फिर मैंने छोड़ इसलिए दिया कि वहां पे ना कुछ लोग आते थे, तो वो बातें करते थे, जैसे ये दो बंदे बैठ के बातें कर रहे हैं, यार हाँ 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 लगता है मेरा एक कमर्शियल प्लॉट उधर है बहरिया में, वो जाए यार, याद नहीं आ रहा, शायद लिया था शायद नहीं लिया, एक मिनट डायरी को, हाँ ये देख B110 मेरा है। यानी इतना पैसा कम वक्तों के पास कि उसे याद पड़ता है कि शायद मेरे पास एक
प्लॉट था शायद, है जी, इतने अमीर। अच्छा, फिर एक बंदा आएगा आके कहेगा भट्ट साहब मेरे को डी ब्लॉक में 4 प्लॉट हैं, ई में 3 है, मेरे एफ में तो मेरा प्लॉट ही कोई नहीं है, 2-3 प्लॉट ही ले दो मुझे। तो 2-3 प्लॉट को ऐसे प्लॉट ले रहे हैं जैसे हम बचपन में स्टैंप कलेक्ट नहीं करते थे, क्या स्विट्जरलैंड की तो स्टैंप ही नहीं है हमारे पास, वो भी होनी चाहिए। तो वो ऐसे प्लॉट इकट्ठे कर रहा है, अंदाजा करो। कभी कभी मैं भी थोड़ी रंगबाजी ऐसे कर लेता हूँ। पिछले दिनों इलेक्शन थे ना, तो उन्होंने कहा वोट वो डालेगा जिसके सारे पैसे क्लियर होंगे। तो मैं गया अपनी सोसाइटी के ऑफिस, तो बोले आपका कौन कौन सा प्लाट है। मैं जानबूझ के प्लाट नंबर भूल गया एक आधा। मैंने कहा यार इनको लगे मैं भी अमीर आदमी, तो मेरी बीवी का है 1 कनाल का प्लाट। बोला यार लगता है 203, चेक कर ले 203 201। मुझे पता है अमीर ऐसे बातें करते हैं। मैं कहा तू भी ऐसी करा कर, क्या ख्याल है। हालांकि मेरा उनके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, मेरे तो गरीबों वाले प्लाट होते हैं। मैंने एक प्लाट लिया बच्चों, बड़े शौक से, फाइल में। अच्छा, वो उनको पता लग जाता है ये गरीब आदमी है पहले से। हाँ पता लग जाता, उन्होंने मेरा प्लाट कब्रिस्तान के साथ लगा दिया। ये जब डेवलप किया ना मेरा प्लाट, पूरा अंदाजी में कहा निकला, आखिरत का ख्याल, गरीब आखिरत के चक्कर में। अच्छा, एक प्लाट मैंने लिया तो मैंने बोला कि वो कहते डेवलप हो गया आके देख लो। मैं देखने गया तो उनसे पूछा मेरा प्लाट किधर है यार। वो कहते नीचे देखो नीचे। मैंने 10 फीट नीचे देखा, कहते ये प्लाट है तेरा। कुआं 10 फीट नीचे। और मैं क्या कम बख्तो, सड़क भी पट्टी डाल के इतनी ऊंची कर दी है, यहाँ बनाऊंगा क्या मैं। बोले बेसमेंट बनाओ। तो हमारे प्लाट भी बस गरीबों वाले ही होते हैं। उनको पता लगेगा ये गरीब आदमी, इसको अच्छा प्लाट, अगर ये पैसे भी खर्चे इसको नहीं देना, वो शक्ल से ही पता लग सकता है कम वक्तों को। अच्छा बच्चों, आगे आ जाए कंज्यूमर सवरेनिटी। यार कंज्यूमर की इतनी सवरेनिटी के इखलाक का मेयार ही कोई नहीं। जो कंज्यूमर चाहे खरीदे, यानी कंज्यूमर जो कह दे बना देंगे। कंज्यूमर ने अल्कोहल मांग ली है, शराब मांग ली, वो भी बनती है और बिकती है, फैक्ट्रियां लगी हुई। सिगरेट मांग लिया, सिगरेट बिक रहा है। पान गुटखा तंबाकू जो मांगोगे मिलेगा। तो कंज्यूमर जो मांगता है हम उसे देना शुरू कर देते हैं। लो भाई तेरे लिए ही है, जीन्स पहननी जीन्स पहन, शलवार सूट पहनना है शलवार सूट पहन, गरम सूट पहनना है गरम सूट पहन, जो वो कहेगा हम बना के दे देंगे उसको। क्या हाल है बच्चों। तो कंज्यूमर की पूरी हुकूमत है। कंज्यूमर कहता है जैसे आपके अब्बू हैं, फर्ज करो, अम्मी कहती बर्तन धोवे, मैं नहीं धोता। फिर क्यों नहीं धोता। जब मैं लेमन मैक्स से धोऊंगा, मैं रिन से नहीं धोऊंगा। जाहिर मर्द है वो, उनका अपना एक मेयार है। अच्छा, तो अब क्या होगा बच्चों, लेमन मैक्स बनेगा, रिन नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अब्बू का वोट किधर चला गया, लेमन मैक्स की तरफ। तो कंज्यूमर जो कहेगा बनेगा, जो नहीं कहेगा वो नहीं बनेगा। राइट बच्चों। और यूज और रिसोर्सेज का क्या यूज किया जाएगा। जितने वसाइल आपके पास है, हम देखेंगे कि कम से कम वसाइल इस्तेमाल करने और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, कम से कम वसाइल में ज्यादा ज्यादा आउटपुट। गाड़ी बनाने वाला क्या करेगा, लोहे के मडगार्ड की जगह प्लास्टिक के लगा देगा। क्यों, सस्ता पड़ता है। पहले मोटी बॉडी लगाता था, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता था, बॉडी हल्की लगा देता है, और क्या कहता है फ्यूल एफिशिएंट है। कॉस्ट कम से, जिस चीज की जरूरत नहीं उस पर वो पैसे नहीं लगाता, कॉस्ट कम से कम। हम टाइम भी ऐसे यूज करते हैं ना। बाज बच्चे तो जैसे बाज बच्चे तो ऐसे होते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, और कहीं जा रहे हैं तो यंगो या गाड़ी बुलाई है, 15 मिनट लगने हैं, उतनी देर में भी कार्ड निकाल के एक आधा टॉपिक रिवाइज कर ले। ये बच्चे सबसे कामयाब रहते हैं। जो लोग चंक ऑफ टाइम को जाया नहीं ना करते, 15 मिनट 20 मिनट फ्री मिल गए उसमें कोई काम कर लिया, वो सबसे आगे निकलेंगे। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब डीमेरिट्स क्या है। कहता है इम्प्रूडेंट कंपटीशन, यानी कंपटीशन तो है, लेकिन कौन सा कंपटीशन है, नुकसानदेह।
कंपटीशन नुकसानदेह कैसे है? ठीक है बेटा, ठीक। क्या नुकसानदेह है? देखो क्या नुकसान है इसके अंदर। नुकसान ये है कि आपने भी एडवर्टीजमेंट की, मैंने भी करनी शुरू कर दी। अब एक इश्तहार 1 घंटे में एक दफा आ रहा था प्रोग्राम में, आपने 2 दफा किया, मैंने 4 दफा कर दिया। आपने 4 दफा किया, मैंने 8 दफा कर दिया। अब नतीजा ये है कि जो एयर कंडीशनर 1 टन का 75,000 का है, वो 1,75,000। इश्तहारबाजी करते जा रहे हैं, खर्चा किसको डाल रहे हैं? कस्टमर को। वही इश्तहारबाजी ना करो तो क्या होगा? कंपटीशन जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। फिर उसके बाद देखो, जीएफसी ने भी फैन बना लिए, रॉयल फैन ने भी बना लिए, लाहौर फैन ने भी बना लिए, एसके फैन ने, सब ने बना लिए, सबके बिक जाएंगे। क्या होगा? किसी एक दो के बहुत अच्छे बिक जाएंगे और बाकी सारे वेस्ट में चले जाएंगे। वो फिर लो कास्ट में उठवाए जाएंगे स्क्रैप में। तो ये वेस्टफुल कंपटीशन ही है। क्या हाल है बच्चों? इश्तहारबाजी के खर्चे फजूल के, जिसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए एक इश्तहार दिया, लोगों को पता लग गया, दूसरा दिया, मालूमात और मिल गई, उसके बाद क्या जरूरत है? अब जितना इश्तहार दिया जाएगा बच्चों, ये सारे का सारा, और पैकेजिंग के नए से नए तरीके, ये सारा बर्डन किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे पड़ रहा है। एक मसाले का पैकेट, जो अगर वैसे आप मसाला खुद बनवा ले ना, लेके, तो 20 रुपए का बनेगा, वो 150 रुपए का डब्बा है। क्यों? इश्तहार देके पैकिंग करके उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। इसी तरह थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वो क्यों? जब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी और नहीं बिकेगी, या कंज्यूमर किसी भी वक्त मुंह मोड़ ले और एक चीज को खरीदना छोड़ दे, तो एकदम मईशत ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। इस तरह एक इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन होगी और इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। राइट बच्चों? अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर बात जारी रखेंगे और इसको दोबारा अगले लेक्चर में रिवाइज करके तो फिर कंप्लीट करा देंगे। राइट बच्चों? वैसे समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, असल में मजा तब आएगा जब हम तीनों निजाम पढ़ लेंगे, सोशलिज्म भी और मिक्स्ड इकोनॉमी में, फिर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया बच्चों? इनको करा दे सुन